हेलो एवरीवन, दिस इज चित्रा लखेड़ा। वेलकम टू टेडियान। जैसा कि हमने पीछे वाली अपनी लास्ट जो वीडियो थी हमारी, वो उसमें हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हमने प्रशांत महासागर तक पढ़ लिया था। लास्ट में मैंने जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 हमारे क्या हैं कॉन्टिनेंट्स, मतलब 7 हमारे महाद्वीप हैं जिसकी अलग अलग विशेषताएं थी। उसके बाद हम आ गए थे पृथ्वी का दूसरा जो रूप है वो है पानी से भरा हुआ रूप, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओशियंस। लगभग 71% पानी पृथ्वी पर पाया जाता है। तो उसमें हमने सबसे पहला जो सबसे बड़ा सागर है वो कौन सा था, हमारा प्रशांत महासागर। उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 4 सागर है मेन। पाइया, PAIA, P फॉर पैसिफिक। कलर चेंज करती हूँ, 1 मिनट। P फॉर पैसिफिक, A फॉर मैंने बताया था आपको अटलांटिक, I फॉर इंडियन और A फॉर हमारा आर्कटिक। ये हमारा क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो पैसिफिक ओशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, सेकेंड नंबर पे आता है। ये अंग्रेज़ी के भाषा S, ये देखो कुछ इस तरह से, हमने भी पढ़ा भी था कि अटलांटिक क्या है। ये देखो इस तरह का है, ये कुछ S की शेप बनाता है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक अटलांटिक है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका। पश्चिम यानी इसका लेफ्ट वाला हिस्सा, तो क्या है ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये हमारा है साउथ अमेरिका। और इसके क्या कहते हैं, ईस्ट की तरफ क्या है, ये हमारा यूरोप और ये हमारा कौन सा पार्ट था, अफ्रीका। ये 4 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके, ये हो गया हमारा यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी के उस पर क्या था, उत्तर और दक्षिण अमेरिका पश्चिमी पर था। अटलांटिक महासागर की रेखा, ये देख रहे हैं आप, दंतुरित है इस तरह से, कुछ इस तरह से, जैसे दांत होते हैं ना, ये इस तरह की रेखा है इसकी। तो इससे क्या होता है कि नेचुरल बंदरगाह बनाती है अपने किनारों पर। यहाँ पर जो वेव्स आती हैं, जो लहरें आती हैं, वो क्या करती हैं, जल्दी जल्दी आती हैं और इसके किनारों को काटती भी जा रही हैं। बार बार जब पानी किसी चीज़ पर पड़ता है तो क्या कर देता है, जहाँ पर वो जाता है उसमें छेद कर देता है। तो ये बार बार जो वेव्स आ रही है समुद्र की, ये अटलांटिक ओशन की, तो ये कर देती हैं अपने किनारों पर काटते हुए जा रही हैं ये किनारा। तो इसलिए कैसा हो गया किनारा, दंतुरित, इर्रेगुलर हो गया, ऊपर नीचे, ठीक है। तो जब ये ऊपर नीचे होता तो ये रॉक्स टूट रही है इसकी, इसको और मैं बताती हूँ। ये जो रॉक्स टूट रही है ये यहाँ पर नीचे पानी में भरती जाती है, और यहाँ पर पानी तो रहता है लेकिन उसका लेवल कैसा होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता पानी, नीचे मिट्टी होती है। तो आराम से जहाज इन किनारों पर आराम से जहाज़ों को खड़ा किया जा सकता है। इसीलिए इसको सबसे बिजिएस्ट ओशन भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज़्यादा बिजनेस जैसे कहते हैं, वो इस वाले ओशन से पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरली लोग समुद्री जहाज़ों को क्या दे रही हैं, अपने किनारों पर रहने के लिए, एक कहते हैं ना कि शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। बंदरगाह नेचुरल बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी बार बार कट रही है और यहाँ पर समुद्र सीधे जो जहाज आते हैं यहाँ पर रुक जाते हैं आराम से, क्योंकि नीचे क्या मिल जाता है उन्हें, गीला सा छोटा गीला जो रॉक्स टूटी फूटी हैं वो मिल जाती हैं खड़े होने के लिए। तो इसलिए इसको सबसे बिजिएस्ट, व्यस्त महासागर बोला जाता है। किसके, उससे, व्यापार की दृष्टि से। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत रिपीट होता है, ठीक है। पश्चिमी अटलांटिक महासागर की रेखा कैसी है, दंतुरित, मतलब इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, बराबर नहीं है, कैसी है, इर्रेगुलर, कुछ इस तरह से। अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताशियों, प्राकृतिक में नेचुरल बना रही है बंदरगाह, ठीक है, पोताश्य बना रही है, और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। सबसे बेस्ट लोकेशन है ये, क्योंकि ये प्राकृतिक वो बन रहे हैं बंदरगाह यहाँ पर। तो आराम से जितने भी समुद्री जहाज, बेड़े जो आते हैं वो इजीली यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और आराम से व्यापार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार इसीलिए पाया जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, नेचुरली ये बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिंद महासागर,
अब अपना सागर आ गया हमारा हिंद महासागर, ये हमारा क्या है, इंडिया। हिंद महासागर इकलौता महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर नाम पड़ा है। इंडियन ओशन बोला जाता है इसे। इंडियन किससे है, इंडिया का ओशन, इंडियन ओशन। और इसकी शेप लगभग ये देख रहे हैं आप, ट्रायंगुलर है। तो हिंद महासागर क्या है, इंडियन ओशन, एक विशेषता, जिसका नाम किस पे पड़ा है, किसी देश के नाम पर। और दूसरा इसकी जो, अगर हम देखें ना, इसकी शेप कैसी बन रही है, लगभग त्रिभुजाकार बन रही है ये, ठीक है। भारत यानी इंडिया के नाम पे इसका नाम रखा गया है और लगभग ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, बिल्कुल सही बात है। क्या है इसके उत्तर में, ये ऊपर, इंडिया किसका पार्ट है, एशिया का कॉन्टिनेंट देखें तो। और इसके पश्चिम में हमारा ये वाला कौन सा है, अफ्रीका, ठीक है। और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया तक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडियन ओशन त्रिभुजाकार बन रहा है इस तरह से। तीनों जगह क्या है, एशिया ऊपर आ गया इसका टॉप में, इधर इसका कोने में क्या आ गया, अफ्रीका, और इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये तीन इसके क्या है, कॉन्टिनेंट, तीन महाद्वीप हैं इसके किनारों पर। और ये कैसा है, त्रिभुजाकार। और ये ऐसा है जिसका इंडिया के नाम पर इसका नाम पड़ा है, इंडियन ओशन। आर्कटिक महासागर, जिसे इसके कौन सा है, नॉर्थ पोल, पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव में है। अंटार्कटिक पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव में था, ठीक है। ये रहा आर्कटिक ओशन, ये क्या है हमारा, ये प्लस का साइन दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर में हमारा है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, दिखा दिया मैंने। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, ये रहा, ये कुछ इस तरह से, ये जो वाइट आपको दिख रहा है, ये चारों ओर ये फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल यानी एक छोटी सी पतली सी वो जा रही है, जैसे पगडंडी कहते हैं ना, पानी की जा रही है, उससे अलग हो रहा है। ये देखो, ये बेरिंग स्ट्रेट बोला जाता है। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक यानी प्रशांत ओशन। और ये हमारा था आर्कटिक। और इसको कौन अलग कर रहा है, यानी दो लैंड है, ये कॉन्टिनेंट्स को कौन अलग कर रहा है, ये देखो, प्रशांत महासागर छिछले जल से एक संकरे भाग से जुड़ा है, संकरे भाग से, ये रहा बेरिंग संधि, ये क्या कर रही है, इसको जोड़ रही है प्रशांत महासागर और आर्कटिक ओशन को। और अलग किसे कर रही है, इन दोनों एरियो को ये अलग कर रही है। जिसे बेरिंग जल संधि यानी पानी का मिलन हो रहा है, जल मतलब जल क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो स्थल क्या हो रहा होगा, अलग हो रहा होगा। मैंने आपको कहा था अगर जल जुड़ेगा तो दो लैंड को तोड़ता हो, दोनों को अलग कर देगा। और जब स्थल जुड़ेगा तो क्या हो गया, जल राशि को अलग कर देगा। तो जल जब जुड़ रहा है, कौन सा जल जुड़ रहा है, पैसिफिक प्लस आर्कटिक का हमारा जल क्षेत्र जुड़ रहा है। और स्थल कौन सा अलग हो रहा है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यानी ये अलग अलग कहाँ है, ये देखो यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में से ये घिरा हुआ है। यानी ये वाला एक जो आ गया हमारा, पीछे चलते हैं 1 मिनट, इस वाले इसमें क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा, 1 मिनट, चलिए इसमें है नहीं, यहाँ पर जो है हमारा एशिया, यूरोप है, और इस तरफ हमारा नीचे की तरफ एशिया था। तो ये इस तरह से क्या कर रहा है, यूरोप और एशिया को, ये रहा यूरेशिया यानी अमेरिका और यूरेशिया को अलग करता है, लैंड पार्ट को, ठीक है। और जोड़ता किसे है, पैसिफिक और आर्कटिक को ही जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, बेरिंग जल संधि है ये, यानी स्ट्रेट। और इंडिया और एक क्या कहते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी एक जल संधि है, प्लस श्रीलंका के बीच में भी कौन सी जल संधि है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि, ठीक है। तो इंडिया और क्या कहते हैं, और श्रीलंका के बीच में भी एक स्ट्रेट है, उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। और बेरिंग जल संधि क्या करती है, बेरिंग जो पैसिफिक और आर्कटिक को जोड़ रही है और अमेरिका और यूरेशिया को अलग कर रही है। वायुमंडल, अभी हमने पढ़ा था कि वायुमंडल
जल और स्थल तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से, बताया था कि पृथ्वी चारों तरफ से किसके आवरण से झुकी हुई है, वायु के आवरण से। और एक ये पतली परत है, गैस की पतली परत है, जिसे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे वायुमंडल से हम क्या ले रहे हैं, क्या कहते हैं, वायुमंडल ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 हम छोड़ रहे हैं। नाइट्रोजन सबसे जो पौष्टिक होती है पौधों के लिए, वो भी हमें कहाँ मिल रही है, कहाँ से मिलती है हमें, वायुमंडल से। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उससे भी बचाता है, क्योंकि वायुमंडल की एक लेयर है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर, जो क्या करती है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उन्हीं को क्या कर देती है, वापस भेज देती है, ये एब्जॉर्व कर लेती है, नीचे नहीं आने देती। तो किससे पॉसिबल है ये, हमारे वायुमंडल से। वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें एयर में क्या है हमारा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कम से कम हमारा 78% पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये देख लो। और 21% हमारी पाई जाती है ऑक्सीजन, और 1% अन्य गैसें जो आप कहते हैं ना CO2, जैसे CO2 हो गया, आर्गन हो गया, AR मतलब ऑर्गन को बोला जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, और ये डस्ट पार्टिकल्स यानी जो धूल के छोटे छोटे कण आपको नज़र आते हैं वो कितने हैं, ये सब मिलाकर कितने हैं, सिर्फ 1% है ये। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाई यानी CO2 मैं करवा चुकी हूँ, ऑर्गन यानी AR इत्यादि की मात्रा क्या है, प्लस इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी करना, धूल के छोटे छोटे कण, वो कितने पाए जाते हैं, 1% ही हैं। ये समझ आ गया होगा आपको। वायुमंडल क्या था, हमारा पतली परत थी। अब जब ये जहाँ मिल रहे हैं, स्थल जमा जल जमा वायु, जहाँ पर इन तीनों मंडल का मिलन हो रहा था और जहाँ पर हमारा प्राणी जीवन था, उसे बोला जाता है जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। जहाँ पर जीवन है हम लोगों का, जितना भी जिस चीज़ में, चाहे एनिमल्स हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्लांट्स हो, कहते हैं ना प्लांट किंगडम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम भी बोला जाता है। एनिमल किंगडम जो जिसमें लाइफ है वो कहाँ है, जैव मंडल में। हम लोग अगर रह रहे हैं तो जैव मंडल में रह रहे हैं, सिर्फ स्थल में नहीं रह रहे, या सिर्फ जल में नहीं रह रहे, या सिर्फ वायु में नहीं उड़ रहे। हम प्रॉपर एक जगह है जहाँ पर हम तीनों का एक क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, तीनों का हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं, और तीनों के मिश्रित रूप को क्या बोला जाता है, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित यानी एक छोटा सा पार्ट है, नैरो जोन। यह वह भाग है जहाँ जीवन, जितनी भी चीज़ें, जितनों में भी जीवन है वो सिर्फ जैव मंडल में है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, छोटे छोटे माइक्रोब से, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, या बड़े बड़े मैमल्स या बड़े बड़े स्तनधारी जिसे कहते हैं, जानवर या इंसान, सब कहाँ पाए जाते हैं, जैव मंडल में पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ रहते नहीं हैं, हम लोग भी इनके साथ क्या कर रहे हैं, कुछ इनको दे रहे हैं और कुछ इनसे ले रहे हैं। तो यानी हम लोग भी तो वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो हमारी भी तो एक तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है। तो हम लोग भी, मनुष्य भी क्या कर रहा है, जैव मंडल में इंटरैक्ट कर रहा है। इन सब के द्वारा जो कुछ हमें मिल रहा है, हम भी इनके इंटरेक्शन से एक लाइफ सर्कल बन रहा है हमारी लाइफ का। ये सब क्या मिलकर बनाते हैं, लाइफ सर्कल। नेक्स्ट हम आते हैं जीव मंडल के प्राणियों को दो भागों में, मैंने आपको बताया था, एनिमल किंगडम और पादप जगत, प्लांट किंगडम में विभक्त किया जाता है। ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया मतलब इंटरेक्शन करते हैं और क्रिया करते हैं, एक दूसरे को
अगर एक चीज़ नहीं होगी, याद रखिएगा, फिर दूसरी चीज़ भी नहीं हो सकती। अगर स्थल ही नहीं है तो जल कहाँ होगा? अगर जल के नीचे जाएंगे तो कोई ना कोई, मैंने आपको बताया था परपटी है, तो एक भाग में अगर स्थल है तो इसी के परपटी के ऊपर ही ओशियन भी होगा, कहीं ना कहीं इसके नीचे एक तल ज़रूर होगा, तलहटी, जिसके ऊपर ये पानी है। अगर स्थल ही नहीं होगा तो पानी कहाँ? पृथ्वी के अंदर से थोड़ा आएगा या बाहर थोड़ा उड़ेगा। तो यानी इन तीनों का होना ही ज़रूरी है। ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा जाए, अगर देखो, अगर हम सपोज कीजिए अगर हम लकड़ी के लिए वनों को काट रहे हैं तो क्या होगा? अगर पेड़ पौधे जब कटते जाते हैं तो क्या करते हैं? पेड़ों की जो मिट्टी होती है वो टूटती जाती है, पेड़ों की जो जड़ें होती है मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। तो जितना भी पानी डाल रहे हो, बारिश के पानी आता है तो पेड़ों की जड़ों के आसपास बिल्कुल पानी पड़ता है तो एब्जॉर्व करके रख लेती हैं वो, क्योंकि मिट्टी को उन्होंने पकड़े हुआ है। लेकिन जब हम पेड़ को ही काट डालेंगे जड़ समेत तो क्या होगा? मिट्टी का कटान शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सारी मिट्टी बह बह कर क्या होगी? आगे चली जाएगी और बिल्कुल बंजर ज़मीन बन जाएगी वहाँ पर। तो वही कह रहा है कि लकड़ी तक खेती के लिए वनों को काटा जाए तो ढलुआ भाग यानी कोने का जो हिस्सा है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी जल्दी से तेज़ी से क्या होगी? टूटने लग जाएगी। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं, आपको पता है पृथ्वी पर भूकंप, कभी सुनामी, कभी भूस्खलन, कुछ भी आ जाता है तो उससे भी क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग, ज़्यादा पानी हो जाता है और माउंटेन्स के अंदर भर जाता है तो क्या होता है? ज़्यादातर हिल्स में बिल्कुल टूट जाते हैं और एक पूरा पत्थर का, जिसे कहते हैं पहाड़ का टुकड़ा, नीचे आ जाता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। भूकंप आ जाता है कई बार, एकदम पृथ्वी एकदम थर्रा जाती है। जो परपटी वाला एरिया है जहाँ पर आता है भूकंप, वो पूरे जगह को क्या करता है? तबाह कर देता है। दोबारा से उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम तो लगता ही है, पैसा भी लगता है और श्रम, हर चीज़ का हमें क्या होती है? हानि होती है। हाल ही में सुनामी, अब ये सुनामी आई थी अंडमान और निकोबार में। कब आई थी हमारी सुनामी? लिख लीजिए, 2004 में आई थी। ये कहाँ आई थी? अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। और एक जो सबसे नीचे का एरिया इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, पूरी तरह से डूब गया था जब ये सुनामी आई है। सुनामी मतलब होता है जब पृथ्वी के अंदर, जब किसी, ज़्यादातर जो महासागर होते हैं उनमें जब भूकंप उठता है, अंदर से भूकंप आता है तो क्या होता है? एकदम फटता है तो जो लावा आता है वो तेज़ी से पानी को बहा के ले जाता है। और मैंने आपको कहा था महासागरीय करंट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? और तेज़ी से उससे आगे जाता है। जो भी किनारा होता है तटों वाला, जो भी हमारा जो स्थल वाला जो कॉर्नर कोस्ट लाइन है, उसको चीरते हुए आगे की तरफ चला जाती है। इतनी तेज़ी से लहरें आती हैं क्योंकि नीचे से करंट आता है पृथ्वी के अंदर से। बहुत सारे मूवमेंट्स अर्थ के अंदर हो रही है। मैंने कहा था ना कि अर्थ क्या कर रही है? रोटेट और रेवोल्यूशन कर रही है, तो अंदर धीरे धीरे मूव कर रही है। और कई बार वो मूवमेंट इतनी तेज़ हो जाती है कि एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी कह सकते हैं, जब प्रॉब्लम आ जाती है अर्थ में। कहते हैं कि अगर जैसे बीमारी आती है एकदम से किसी न किसी रूप में वो बाहर निकल जाती है, तो उसी तरह अर्थ में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है और एकदम से वो आपके को जनरेट करती है तो क्या होता है? उसमें से नीचे की सतह फट के भूकंप आ जाता है। और ऐसा ही भूकंप के रूप में जब सुनामी लहरों पर आया, जब उसमें आ गया था समुद्र में, तो क्या हो गया था? ये सुनामी के कारण अंडमान निकोबार, यानी कि ये कहाँ आया होगा? हमारा इंडियन ओशन का जो इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ आया होगा। द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों, यानी कि वो बता रहा है कि जब जब हम लोगों ने बर्बादी करी है तो क्या होता है? हम लोगों के लिए परेशानी है वो, हम अर्थ को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जो जो चीज़ें हमें नेचुरली मिल रखी हैं उसको हमें सहेज के रखना चाहिए, या फिर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सीमित मात्रा में हमें उसका यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल असीमित, चाहिए पानी तो बिल्कुल बह रहा है सड़कों पर, उतना ही यूज़ करें जितना हमें ज़रूरत है। वो यही कह रहा है कि सुनामी के कारण अंडमान निकोबार, जिसमें इंदिरा पॉइंट था, पूरी तरह पानी में डूब गया था। झीलों नदियों का पानी में क्या करते हैं? हम फैक्ट्री वगैरह का कूड़ा डाल देते हैं और फैक्ट्री का जो रासायनिक पदार्थ है वो बहुत मुश्किल से उसकी सफाई हो पाती है उस पानी की, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। जल, क्योंकि ये पानी क्या होता है? जो फैक्ट्री वगैरह का कूड़ा है, या जो लोग, हम लोग क्या करते हैं, जब बर्तन धो रहे होते हैं तो नल में क्या करते हैं? गंद भी डाल देते हैं, या नहाते हुए गंद भी चढ़ाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जालियाँ वगैरह रखनी चाहिए, जो भी कचरा है ऊपर अलग से अलग से डालना चाहिए और सिर्फ पानी को जाने देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कचरा जब चला जाएगा तो हमारे लिए पीने लायक नहीं रहेगा वो पानी।
यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो हम लोग फैक्ट्री वगैरह का जो नदियों में पानी गंद कर देते हैं, और फिर एनिमल्स वगैरह के लिए तो होता नहीं है, हम लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है कि हम लोगों को कई विधियाँ पता है कि पानी को इस तरह से साफ़ करना है, पूरा शुद्ध करके यूज़ करना है, फ़िल्टर वगैरह है। लेकिन जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, उनके लिए कहीं कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। वो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, नदियों, झीलों या भी लेक्स, जो पॉन्ड्स वगैरह हैं, उनका पानी पीते हैं। और जब हम लोग ये गंदा पानी भेजते हैं उनके लिए, तो इससे उनकी भी सेहत पे खतरा होता है। कई बार तो बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग मर जाते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ वगैरह क्यों मरती हैं, ये गंदा पानी की वजह से जो महासागरों में मछलियाँ वगैरह हैं वो भी मर रही हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी जो काम है, जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो थोड़े कम कर देने चाहिए। जितना हमें यूज़ करना है उतना ही पानी यूज़ करें, जितना हमें स्थल का भाग चाहिए उतना ही लें। ज़्यादा बिल्कुल डीप में ना, कहते हैं ना कि हमें पानी का पंप लगाना तो ज़्यादा ही डीप में छेद कर देते हो पाइप डाल के, इतना नहीं होना चाहिए। जितना है उतने में हमें संतोष करना चाहिए और साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब सीटेट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये आए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। स्थल मंडल मतलब लैंड मास, ठीक है। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, यही गलत है। देखो 97% जल का मांगा होगा, ये जल मंडल में होगा। स्थल मंडल कितना था हमारा, 29%। ये छोटी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 97% जल क्या जल मंडल में पाया जाता है, स्थल मंडल में नहीं है। स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, सही है ये। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, ये भी सही है। पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है, ये भी सही है। और इसमें बोला गया है कि नहीं है, जो स्थल मंडल की विशेषता नहीं है वो ये है। तो राइट आंसर हमारा ये होगा, ठीक है, जो अलग है तीनों से। नेक्स्ट आ गया, जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र तल मतलब जहां पर एकदम बराबर था और हमने 0 शून्य माना था, क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन है, समुद्र जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, क्यों। अब पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है, नहीं, ये तो इसका रीज़न है ही नहीं। समुद्री जल का स्तर ज्वार भाटे के साथ, ये भी नहीं है। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान है। मैंने कहा था कि लेवल जो है समुद्र के पानी का, जो पानी का लेवल होता है वो कहीं भी देख लो आप, एकदम बराबर हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता पानी का। तो इसीलिए हम समुद्री तल से ही किसी भी स्थल की ऊंचाई को नापते हैं। तो इसका ये तीसरा जवाब सही है। दक्षिण गंगोत्री, सीधा सा यह लगाना कि ये क्या था, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या एक शोध संस्थान था, और किसका था ये, इंडिया का। दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा था मैत्री। दक्षिण भारत में कावेरी नदी, नहीं। बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा का मिलन, नहीं। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित क्या एक शोध केंद्र है ये। अटलांटिक महासागर के विषय में, अटलांटिक महासागर कुछ इस तरह की शेप थी। यह अंग्रेजी के, ये काट देना, इसमें एस है, ठीक है, अक्षर की ओर का है, बिल्कुल सही बात है। इसकी तटरेखा सरल नहीं थी, ये इर्रेगुलर थी। दंतुरित मतलब इस तरह थी, सरल मतलब समान है ऐसी नहीं, क्या थी, इर्रेगुलर थी, क्योंकि पानी किनारों पे जाके काट रहा था। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर है, ये भी ठीक है। तो केवल ए और सी सही है, यानी तीसरा सही है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताशियम पतन है, क्यों थे, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि उसकी जो तट रेखा थी कैसी थी, दंतुरित मतलब इर्रेगुलर थी, कुछ इस तरह से। अटलांटिक महासागर की रेखा अधिक छिछली है, नहीं, छिछली शब्द नहीं था, दंतुरित। अटलांटिक यूएसए, अमेरिका और यूरोप के बीच, नहीं, ये भी नहीं है। ये तो होता तो है लेकिन इसका रीज़न नहीं है ये। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, सच बात है, लेकिन इसका जवाब नहीं है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। अगर इसका क्वेश्चन बोलेंगे तो एग्जैक्ट आंसर ये है, क्योंकि दंतुरित है इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे पोताश्य और पतन हैं, जिन्हें बंदरगाह भी बोला जाता है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ थी है हमारी, साउथ अमेरिका में, याद रखिएगा। और रॉकी हमारी नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका।
तो जवाब है हमारा एंडीज, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। बेरिंग जल मडरू पानी का संकरा भाग है, जो बताया भी था मैंने। बेरिंग जल मडरू क्या है ये? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। बताया था ना मैंने आपको कि जल संधि क्या करती है? पानी वाले एरिया को जोड़ेगी और स्थल के भाग को अलग करेगी। तो यानी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करता है? ये जोड़ता है। यूरल पर्वत, यूराल पर्वत सबसे पहले पढ़ा था। क्या था ये हमारा? इधर हमारा एशिया था और इधर हमारा यूरोप था। इन दोनों को जो कर रहा है वो था यूरल माउंटेन। तो क्या कर रहा है? एशिया और यूरोप को क्या करता है? ये अलग करता है। बाउंड्री लाइन है ये इन दोनों के बीच। मैत्री, फिर से आ गया मैत्री और दक्षिण गंगोत्री क्या है? हमारे इंडिया के शोध संस्थान है, स्टेशन है। और ये कहाँ पर है? हमारे अंटार्कटिका में। निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, यानी हम नीचे की तरफ गहराई, ऊपर की तरफ क्या था हमारा? एवरेस्ट ऊंचा भाग, और नीचे की तरफ क्या था? मेरियाना ट्रेंच, गर्त जिसे कहते हैं। कहाँ था ये? सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा सागर पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में स्थित है सबसे गहरा भाग। स्थल का एक संकरा भाग, स्थल यानी इस स्थल संधि से बात हो रही है। स्थल जो जोड़ रहा है, स्थल संधि, दो स्थल के बीच जुड़ना हो रहा है। दो बड़े भाग स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि। जब दो स्थल जुड़ते हैं उसे स्थल संधि बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा? देखो सबसे छोटा, और ये क्या था? एक कंट्री भी थी, और इससे क्या बोला जाता है? सिंपल द्वीप भी बोला जाता है। तो क्या था ये हमारा? ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? सही बताना है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है? नहीं। इसके पश्चिम में यूरल पर्वत है जो एशिया से, नहीं। यूरल पर्वत कहाँ पर है? एशिया को अलग कर रहा है, यूरोप से अलग कर रहा है, और हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि इसका भाग उत्तरी गोलार्ध में था। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। ये सही है, एकदम सही। कर्क भी थी, विषुवत भी थी, और मकर, तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ? ये तो रिपीट हो गया है, अंटार्कटिका में है, क्योंकि अंटार्कटिका में बाकी देशों के भी क्या है? शोध संस्थान है। तो चलिए, आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है और मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है। इसे बार बार देखिएगा। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको ज़रूर देखिए आप, क्योंकि सीटेट में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लगभग 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, और मैं बार बार देख रही हूँ यही अभी पीछे पड़ा, हमने दोबारा आ गया। तो ये क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए आप। छोटे छोटे पॉइंट जो मैं ऐड करवाती हूँ वो भी लिखिए, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे ना अगले महीने लास्ट के टाइम पर, तो तब आपको ज़्यादा इजी रहेगा ये पढ़ना। बजाय पूरे चैप्टर को पढ़ने के आप छोटे छोटे जो हिंट्स लिखवाए हैं बीच में वो भी पढ़ेंगे, तो भी आप आराम से क्वेश्चन आराम से डील कर लेंगे, नंबर ले लेंगे आप। क्योंकि सीटेट के नंबर पता है ना, एक एक नंबर से हम लोग रह जाते हैं। तो खूब हार्डवर्क करिए। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।